आँखों के उजालों से कभी सुबह को तुम भी रोशन करो। आँखों के उजाले से कभी सुबह को तुम भी रोशन करो। हर बार रोशनी के लिए किसी सूरज का इंतज़ार नहीं करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का अपना खास कार्यक्रम बिहार बिहान और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट अर्पिता। इस प्यारी सी सुबह में मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हम जब आंखें खोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि हमारा दिन बहुत सकारात्मक हो और एक ऐसी ऊर्जा से भर जाए हमारा दिन कि हम सारे काम बहुत अच्छे से कर पाएँ, बड़े पॉजिटिव तरीके से कर पाएँ। और इसीलिए बिहार बिहान में ख़ास तौर पर हम कोशिश करते हैं आपके दिन को पॉजिटिव करने की, सकारात्मक करने की। शुरुआत में जैसा मैंने कहा कि कभी कभी अपनी आँखों से इस दुनिया को भी रोशन कीजिए। इसका तात्पर्य थोड़ा गहराई से समझिएगा। कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में, अपने जीवन में कुछ करने के लिए बहुत सारे लोगों का सहारा लेने लगते हैं, लेकिन हमें वो सहारा तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक हम खुद का सहारा ना बन जाएं। कहने का मतलब है, पहले अपने आप को हमें खुद से तैयार करना होगा, तभी हम किसी की ली हुई मदद या किसी का दिया गया मोटिवेशन, वो सब कुछ हम पर काम करेगा। अगर हम खुद से खुद को तैयार नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं करते हैं, उसके लिए वो मेहनत नहीं करते हैं, तो सब कुछ व्यर्थ है। तो इसीलिए किसी के उजाले के इंतज़ार से पहले खुद की जो सुबह है उसको रोशन कीजिए और खुद से वो कोशिशें कीजिए कि आपका जीवन बहुत खूबसूरत बने, आप ज़िंदगी में वो तमाम चीज़ें कर पाएँ जो आप करना चाहते हैं। अब आपकी मुलाकात हम एक ऐसे कलाकार से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में, मात्र 2.5 साल की उम्र में एक ऐसे नृत्य को चुना जो बड़े बड़े सोच भी नहीं सकते हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं। तो 2.5 साल की एक बच्ची आज जिस मुकाम पर पहुंची है, निश्चित रूप से जब मैं उनके बारे में आपकी मुलाकात करवाऊंगी तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगी कि वाकई में इन्होंने कैसे इसको एक पूजा के तौर पर लिया है। पहले हम आपको उनकी जो कला है उसका प्रदर्शन करके इस खास कार्यक्रम में दिखाते हैं, फिर हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे तमाम बातें उनके जीवन के बारे में और उनकी कला के बारे में।
वाकई में कथक कितना खूबसूरत नृत्य है और कथक की गहराई से भला हम सब इतने वाकिफ हो ना हो, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हस्ती है, जो शख्सियत है, वो बचपन से इससे जुड़ी इस कदर है कि आज हमें कथक की डेप्थ तक ले जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाएंगी। चलिए स्वागत कर लेते हैं बिहार बिहान में विधि सौंदर्य जी का। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में विधि जी। और अभी अभी हमने देखा, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुतियाँ दी और आपसे कई बातचीत में बातें निकली। तो सबसे पहले कथक को लेकर जो आपके विचार हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। कथक हमारे इंडिया में, भारत में 8 क्लासिकल फॉर्म्स हैं और हर जगह जगह का सबका अलग अलग है। तो हमारे बिहार में, हमारे यूपी साइड में कथक की बहुत मान्यता है। आप इसी में साउथ में चले जाइए तो साउथ में आपका भरतनाट्यम वगैरह है। वैसे ही हमारे बिहार में, यूपी साइड में कथक का बहुत ज़्यादा वो है। तो मेरी मम्मी तो भरतनाट्यम डांसर रही है, मम्मी साउथ की थी तो मम्मी भरतनाट्यम डांसर रही है। कथक मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा पार्ट रखता है, क्योंकि एक कहा जाता है ना, छोटे बच्चा है, उसको जैसे गीली मिट्टी में ढालिए वैसे ढल जाता है। तो उस समय समझ नहीं थी, 2.5 साल की थी, कोई उस बच्चे को समझ नहीं होती है, उसकी माँ उसको ढालती है, परिवार उसको वो करता है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी मम्मी ने बहुत आगे बढ़ाने में मुझे वो किया है। मम्मी का ये था कि हाँ भाई, जो चीज़ मैं नहीं कर पाई तो मेरी बेटी को करवाना है। तो 2.5 साल की एज से मुझे गुरु भी बहुत अच्छे मिले। और सबसे बड़ी बात है कि मैंने एक माँ का सानिध्य नहीं पाया। मम्मी के साथ साथ 2 हैं मौसी मेरी, तो वो तीनों मैं कह सकती हूँ यशोदा देव की ऐसा वाला है मेरे लाइफ में। तो वो तीनों मेरे लिए उतनी ही बराबर, जैसे मेरी माँ है वैसे ही वो दोनों हैं मेरे लिए। उन तीनों के सपोर्ट से आज मैं यहाँ हूँ। आप उनकी नज़र से आगे बढ़ती गई और कथक में आप आगे आज इस मुकाम पर हैं कि आप एक शिक्षिका भी हैं, आप गुरु माँ भी हैं, और आप कथक के अलावा और किस डांस की तरफ अपने बच्चों को लेकर जाना चाहती हैं? कथक के अलावा एक पार्ट मेरा और आता है फोक का। तो निश्चित है हम बिहार में हैं और बिहारी होने पे भाई बहुत बहुत प्राउड है कि बिहारी हैं। तो बिहार में हमारा बहुत सारे फोक डांस ऐसे हैं, जट जटिन हो गया, झूमर हो गया, झिझिया हो गया। तो मेरी कोशिश ये रहती है, तो अगर क्लासिकल करना है तो भाई तो अपना क्लासिकल फील्ड है ही, और अगर कुछ अलग करना है, अपने बिहार को दिखाना है, तो हमारे फोक, बिहार का जितने भी फोक है मैं कोशिश करती हूँ कि उसको आगे लेके चलूँ। कथक से जितनी साधना की है उससे थोड़ी कम ये नहीं कह सकते, क्योंकि फोक मैंने बाद में सीखना शुरू किया था। फोक भी सीखा है, उसके भी गुरु हैं मेरे विश्वंदु जी, उनसे मैंने सीखा है फोक डांस। तो फोक में भी कोशिश है कि और बिहार के कल्चर को आगे ले जा सकूं, बाहर लोगों को दिखा सकूं कि ये हमारा कल्चर है बिहार का। ये कोशिश है अभी तक। आपने मतलब जो फोक डांस की बात की, अपने बिहार के कल्चर की बात की, निश्चित रूप से बड़े गर्व की बात है कि आप बिहार की चीज़ों को भी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर ले जाना पसंद करती हैं। मेरे मन में एक सवाल है कि देखिए, चाहे आप कथक की बात कर लें या किसी भी फोक डांस की बात कर लें, बेस सीखना ज़रूरी होता है। तो एजुकेशन का जो आपका पार्ट रहा है वो क्या रहा? क्या शिक्षा दीक्षा ली आपने इसके लिए? एजुकेशन का देखिए, हमारे क्लासिकल में एक है कि हम लोग एक डिसिप्लिन वे में बन जाते हैं। जैसे स्कूल्स वगैरह में होते हैं कि 1 क्लास है, 2 क्लास है, 3 क्लास है, सेम हमारे क्लासिकल में होता है। आप एक एक स्टेज पार करते जाइए, आप ऊपर जाते जाइएगा। हमने जो अपने गुरु से सीखा, तो गुरु से भी सीखा प्योर क्लासिकल। आज के समय में बहुत लोग ऐसे हैं कि एक होता है प्योर क्लासिकल, एक सेमी क्लासिकल। तो बहुत लोग सोचते हैं वही क्लासिकल है। नहीं, हमारे क्लासिकल में सबसे पहले तो ये सिखाया जाता है प्रणाम, ईश्वर को प्रणाम, गुरु को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम। मतलब एक पूरा एकदम डाउन टू अर्थ से शुरू होता है। और इसमें क्या है कि घुंघरू में भी हमारा क्या है कि जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपका घुंघरू का लेवल भी बढ़ता है। तो अगर कोई रंगमंच पे हम परफॉर्म कर रहे हैं और कोई अगर बड़ा आर्टिस्ट है, तो सामने से वो देख के बता देगा कि हाँ अच्छा, इसके घुंघरू से देख के बता देगा कि इसकी क्या उपलब्धि है। अरे वाह! तो ये हमारे में एक बहुत डिसिप्लिन वे में सारी चीज़ें होती हैं। आपने पढ़ाई के बारे में मतलब आपने जो ग्रेजुएशन की, जो माना की उपाधि आपने ली, उसके बारे में बताइए थोड़ा। डांस के जी। देखिए, हम लोग में क्या है कि 5th ईयर तक आपको कोई भी एज के आप कर सकते हो। 5th ईयर तक आपको रोका नहीं जाएगा। मैंने बहुत छोटे से शुरू किया था, तो निश्चित है कि जब 5th ईयर मेरा आया तो निश्चित है 5 से 6 साल में मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या है कि 6th ईयर करने के लिए आपको मैट्रिक
पहले करना पड़ता है। वो भी ऐसा है, क्लासिकल में भी ये है कि आप ऐसा नहीं कि सिर्फ डांस किए जा रहे हो, बढ़े जा रहे हो, नहीं, आपको एजुकेशन फील्ड से भी उसको अटैच है। जब तक आप मैट्रिक नहीं करोगे तब तक आपको 6th ईयर करने नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं अटक गई, क्योंकि 5th 6th क्लास में आते आते मेरा 5th ईयर कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद क्या करना है, हाँ, मेरे गुरु हमको बहुत अच्छे मिले। एक होता है कि बहुत बड़ी चीज़ है आपके लाइफ में गुरु का पार्ट, आप गुरु ही आपको मार्गदर्शन दिखाते हैं। तो मेरे लाइफ में बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले। तो गुरु जी का भी ये था कि नहीं, आपको कंटिन्यू करना है विधि, और मेरा भी ये पार्ट बन चुका था। एक होता है ना कि आपका वो ट्यूशन है, नहीं, वो ट्यूशन नहीं है मेरे लिए वो पूजा है। एक बचपन से उसको बांध दिया गया ना चीज़ों को, तो वो एक रूटीन वे में आपके आ जाता है, तो वो छोड़ना नहीं होता है। खुद में लगा कि नहीं छोड़ना है, तो वो प्रैक्टिस चलती चली गई। मुझे नहीं लगता है कि आज तक ऐसा कोई दिन नहीं गया होगा जो मैंने नहीं किया कथक। मतलब आप लगातार कथक हाँ हर जी, दिन आज करती तक, रहती आज हैं तक और है। सिखाती भी रहती हैं। हाँ, विधि जी, अब मैं थोड़ा कथक को समझना चाह रही थी। आपने अभी अभी कहा कि बहुत सारी इसकी बारीकियां हैं, आप इसको पूजा के तौर पर लेती हैं। तो हमारे तमाम दर्शक जो कथक प्रिय हैं उनको थोड़ा बताइए कि एक बेहतर क्लासिकल डांसर कैसे बन सकते हैं। बेहतर क्लासिकल डांसर, सबसे पहले चीज़ तो आपको अंदर से होना चाहिए कि मुझे क्लासिकल करना है। हम उसको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हाँ आप फोर्स कर दिए कि बच्चे को पता नहीं है, नॉलेज नहीं है। एक होता है कि आप बचपन से डाल दे रहे हो, तो माँ पिताजी को मालूम है। तो मेरे घर का जो फील्ड रहा है वो हमेशा एक सांस्कृतिक रूप में रहा है। हमारे यहाँ भजन कीर्तन बहुत होते हैं। पापा को हर बात बजाने आता है, हारमोनियम, मृदंग, बांसुरी, पापा हर चीज़ बजा लेते हैं। तो मेरा घर का तो माहौल पहले से ही वैसा था, तो मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हाँ, आज के पेरेंट्स का है कि बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी थोड़ा सा क्लासिकल में उसको आगे वो किया जाए। पहले की धारणा से अब की धारणा बहुत बदल चुकी है, डांस की भी, नृत्य की धारणा बहुत बदल चुकी है। कथक शुरू हुआ आपका क्या बोलते हैं, मंदिरों से शुरू हुआ था। देवदासी उस समय बोला जाता था। तो जो डांसर थी वो मंदिरों में डांस करती थी, देवदासी नृत्य बोला जाता था उसको। तो वहाँ से निकलते निकलते फिर वो मुगलों में आया, फिर चेंज होकर अंग्रेज़ों में आया, फिर चेंज होकर, मतलब चीज़ें धीरे धीरे बदलती जा रही हैं, अपडेट होती जा रही हैं। तो बच्चों को है कि क्लासिकल में अगर आप हैं, बिल्कुल आप उसको, सबसे बड़ी चीज़ आप उसको पूजा मान के चलिए। डांस के लिए, कथक के लिए एक ही चीज़, कथक नहीं, क्लासिकल के लिए ये चीज़ बोला जाएगा कि एक तपस्या है। और हम लोग को नहीं लगता, अगर मुझसे पर्सनली आप पूछिएगा आपने क्या सीखा है, तो हाँ, मेरे पास इतना है, इतना डिग्री है, इतना ये है कि हाँ ये बुक वाइज है। लेकिन अगर पर्सनली पूछिएगा क्या आता है, तो कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं सीखा, क्योंकि इतना डीप है ना, डीप बहुत है। हाँ। तो कभी नहीं पता चला कि हाँ अभी और है, हाँ। और सीखना है, ये ख़त्म होने का नहीं है। देखिए, एक म्यूज़िक होता है और एक डांस का जो फॉर्म होता है, किसी भी डांस का फॉर्म हो या किसी भी तरह का म्यूज़िक हो, उसको गहराई तक समझने के लिए वो समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक आपने कहा। अगर हम क्लासिकल की बात करें, ख़ास तौर पर कथक की बात करें, तो इसकी बारीकियाँ क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि जो हैंड मूवमेंट कथक के होते हैं, जो आँखों की भाव भंगिमाएँ होती हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होती हैं, काफ़ी अलग सी होती हैं। तो कुछ आप अगर अभी करके बता सकते हैं कि कैसे कैसे हैंड मूवमेंट को करना बेहतर होता है? हमारे में मुद्राएं होती हैं। हाँ हाँ। तो ये आशीर्वाद मुद्रा हमारी हो गई। हाँ हाँ। भगवान वगैरह की जो आशीर्वाद मुद्रा होती है, त्रिपताका, सबके नाम हैं, त्रिपताका, अर्धपताका, खटक मुखम, अलापद्म, शोलपदम, सूची, शुकटुंडा, कपीथा, मुष्टि, शिखर, ये हमारी मुद्रा है। और एक्सप्रेशन की बात जहाँ तक आती है, तो एक्सप्रेशन का हमारे में बोल जाता है रस। रस हो गया, तो रस नवरस होता है, 9 रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस। तो एक वो है, जैसे राधा जी बैठी हुई हैं, कृष्ण आ रहे हैं, तो वो श्रृंगार करते हुए श्रृंगार रस हो जाता है। तो हास्य में हंसते हुए हो जाता है। रौद्र हो गया तो एकदम माँ दुर्गा का वो हम ले सकते हैं कि माँ दुर्गा की तरह एकदम रौद्र भी वो रूप ले लिया। तो वो रस है, हमारे 9 रस है। उस हिसाब से आपको अपने एक्सप्रेशन को, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्लासिकल में, कथक में, सबसे पहले तो कथक में हमारी 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले बेस आपका आ जाता है फुटवर्क। हमारे में फुटवर्क का बहुत महत्व है। जब तक एक होता है ना स्टार्टिंग तो सबसे पहले आपको सिखाई जाती है, माँ सरस्वती की पूजा से सिखाई जाती है, प्रणाम से सिखाया जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा फुटवर्क में बहुत पकड़ रखनी पड़ती है, क्योंकि वो एक लेवल है हमारा, स्लो किए, दुगुन, तिगुन, चौगुन, अठगुन वाला, वो हो गया। कथक में चक्कर का बहुत महत्व है,
कथक में एक्सप्रेशन का बहुत महत्व है। तो यही चीज़ें है कि मैंने तो कथक ही किया, 8 फॉर्म में से कथक को चुना है। तो चीज़ें हैं कि अभी भी है, बहुत चीज़ें सीखनी है और सिखानी है। बिल्कुल। बच्चों ने गुरु माँ का नाम दिया है, तो एक लगता है कि बच्चों ने ऐसे उठा के बैठा दिया है, हाँ। तो उनको सिखाने के लिए लगता है कि नहीं, और करना है और चीज़ों को आगे ले जाना है। खुद की इच्छा है कि क्लासिकल को, कथक को आगे लेके जाऊँ, बहुत आगे लेके जाऊँ सिखाने के रूप में। कथक के कुछ खास परिधान भी होते हैं, कुछ खास रंग भी होते हैं इसमें? नहीं, रंग का ऐसा कुछ नहीं है। कथक डांस में ऐसा कुछ वो नहीं है कि कोई टिपिकल रंग को चुनना है या ऐसा नहीं है। कथक में हाँ, ड्रेस का है थोड़ा सा, हमारे में पेशवान बोला जाता है। हमारे जो कपड़े होते हैं पेशवान बोलते हैं, वो फ्रॉक नुमा होता है। हाँ, इसमें यह है कि जो शरीर के अंग होते हैं वो ढके होने चाहिए। ये एक हमारे में रूल होता है कि हमारे शरीर के अंग जो है फुल स्लीव्स के होते हैं, वो होने चाहिए। और बाकी इसमें आप जितना एक कहते हैं ना, कथा जो पौराणिक चीज़ें हैं, रामायण है, महाभारत है, उसको कथा के रूप में हम प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल। कथक के बारे में आपने तमाम बातें बताई हमारे दर्शकों को। हम ज़रूर उस पार्ट को भी जानना चाहेंगे जो हमारे बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार का फोक डांस। और आपने बिहार के बाहर भी कई मंचों पर इसको लेकर जाने का प्रयास किया है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या क्या प्रस्तुतियाँ रहीं आपकी? मेरी प्रस्तुति राजगीर महोत्सव, बौद्ध महोत्सव, कुमुदी महोत्सव, पटना साहिब महोत्सव, ये सब में प्रस्तुति हुई। सबसे अच्छा मौका मिला, मेरी शादी हो चुकी थी और मन में डर था कि अब आगे चीज़ों को कर पाऊँगी। थोड़ा सा एक अंदर से रहता है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हो। तो मुझे कॉमनवेल्थ में दिल्ली जाने का मौका मिला, और उस समय मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि एक बिहारी होते हुए वहाँ को, बिहार को, कल्चर को वहाँ दिखाना था। हम जट जटिन वहाँ पे प्रस्तुत करने गए थे, और बहुत एक कहते हैं ना, सीख, कहीं आप जाते हो तो वहाँ से आपको थोड़ी, हर जगह से आपको, हर बच्चे से, हर उससे आपको एक सीख मिलती है। तो जब वहाँ गई तो वहाँ पे भी एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नहीं, अपने बिहार को हमने यहाँ प्रेजेंट किया है कॉमनवेल्थ में, तो एक ये अंदर से वो लगता है। बिल्कुल, हमारे बिहार की चीज़ें बहुत खूबसूरत है, और आपने कथक के साथ जो ये हमारे फोक डांस का तालमेल बनाकर रखा है, बहुत खूबसूरत है। क्लास में भी आप बच्चों को जो पढ़ाती हैं एक शिक्षक के रूप में, गुरु माँ के रूप में, कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप माँ भी हैं, आप गुरु माँ भी हैं, मतलब दो माँओं की भूमिका निभा रही हैं। थोड़ा सा हम उस पार्ट को समझना चाहेंगे जब महिला को घर बाहर इस ज़िंदगी को मैनेज करना होता है। देखिए, चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, लेकिन आप अगर किसी चीज़ को चाह लो ना, तो वो रास्ते बनते जाते हैं। तो बचपन से मुझे भी बहुत सपोर्टिव लोग मिलते चले गए, और आज तक मिल रहे हैं हर रूप में। सही चीज़ है कि आप एक माँ होते हो, गुरु माँ होते हो, तो चैलेंजेस हो जाते हैं, और कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती है हम लोग के पास कि आप सेलेक्ट करना पड़ता है कि किसको चुनोगे। ये होता है, बहुत बार होता है, सब मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो उस समय एक आप होते नहीं, माँ, आप माँ हो ना, आप ही को करना है, लेकिन एक गुरु माँ हो, वहाँ क्या करोगे? वहाँ पे तब थोड़ा सा वो लगता है कि नहीं, उस पार्ट पे, ये मेरा अपनी सोच है, अपने लोगों की वो होती है थिंकिंग, मैं उस समय गुरु माँ को चुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये थोड़ा सा है सुनने में लेकिन हाँ, इसलिए क्योंकि देखिए, जब आप किसी पद पे होते हो ना, बहुत सारे बच्चे आपका मुँह देख रहे होते हैं, उस समय वहाँ उनकी माँ नहीं है, उस समय आप वहाँ प्रेजेंट हो। और अभी क्या है ना, अभी की जो जनरेशन है, जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, बच्चों में बहुत सारी जिज्ञासाएं, मदर सब वर्किंग है, तो बच्चियाँ भी जो है ना, मेरे पास 3 साल से लेकर आपको 50 साल तक की मिल जाएंगी। मेरे क्लास में 3 साल से 50 साल तक की है, लेडीज़ हैं, हर उम्र की हैं। अब उसमें क्या है कि देखिए, जो टीनेजर्स होते हैं ना बीच के, उनके में बहुत अंदर से जिज्ञासा होती है हर चीज़ की। बहुत बात ऐसी होती हैं जो बच्चे नहीं कर पाते घर पे, तो मेरा कनेक्शन उनसे ऐसा ही है। आप घुंघरू बांध लेते हो तो प्रॉपर डिसिप्लिन चाहिए भाई, क्योंकि मेरा सीधा कहना है, बेटा आपने घुंघरू बांध लिया ना, तो अब आपने पैर में सरस्वती को धारण कर लिया है, अब कोई मस्ती कोई मजाक नहीं। लेकिन जब आप ठीक है, क्लास ओवर हो जाती है, तो बच्चों से ऐसा रिलेशन है, मैं चाहती हूँ उन लोग के साथ बैठूँ, मैं खुद चाहती हूँ मैं बैठूँ, मैं बात करूँ, मैं टाइम स्पेंड करूँ। बहुत बार ऐसा होता है मैम कि बच्चे घर में कुछ नहीं बोल पाते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे शेयर करते हैं, और उस समय आपको एक टीचर होने के नाते
एक माँ होने के नाते उनको बहुत प्यार से एक सही दिशा दिखानी हाँ, होती है, गाइडेंस सही देना होता है। हाँ, और उस समय आपका पार्ट एक बहुत वो हो जाता है कि आप उसको क्या वो दे रहे हो। ये सब गीली मिट्टी है, आप जैसा ढांचा दीजिएगा वो बच्चे उस ढांचे के रूप में आ जाते हैं। निश्चित रूप से आप जिस तरीके से गढ़ रही हैं इस गीली मिट्टी के बच्चों को, हमें लगता है बड़ी खूबसूरती से ये आगे बढ़ेंगे। और जिस पार्ट को आपने बताया कि चैलेंजिंग होता है, एक माँ की भूमिका में परिवार का जब सपोर्ट होता है तो मुझे लगता है चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। मुश्किलें तब ज़्यादा हैं जहाँ हमारे अपने साथ नहीं होते, अदरवाइज़ चीज़ें अच्छी और आसान होने लग जाती हैं। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक क्लासिकल डांसर हैं। देखिए, कहीं ना कहीं हर इंसान को अपने मन को मैनेज करना होता है, संतुलित करना होता है। शारीरिक रूप से भी एक्टिव रहने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज हो सकता है, योग वगैरह करना होता होगा। तो हम थोड़ा आपके शेड्यूल को जानना चाह रहे थे कि कैसे उसको मेंटेन करती हैं और इतना एक्टिव कैसे रह लेती हैं। शेड्यूल मेरा बहुत गंदा है ये हम जानते हैं, मुझे मालूम है मेरा शेड्यूल बहुत गंदा है, लेकिन नहीं, उस शेड्यूल को हम इंजॉय करते हैं। इसलिए इंजॉय करते हैं क्योंकि देखिए, आप पे अगर कभी कोई किसी चीज़ का प्रेशर होता है ना, तब आप दुखी होते हो, आप पे लगता है वो प्रेशर है आप पे, आपको ज़बरदस्ती करना है। लेकिन जब चीज़ें आपके फील्ड में आपको मिल जाती है ना, तो आप उसको एक पूजा के रूप में, एक कहावत है कर्म ही पूजा है, तो आप अपने कर्म को अगर पूजा के रूप में ले लेते हो तो फिर आपके से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मेरा शेड्यूल ऐसा है कि मॉर्निंग में 3:30 बजे उठना होता है, क्योंकि भाई मदर हूँ तो थोड़ा सा बच्चों के लिए भी लगता है कि स्कूल है बच्चों का, मैं भी खुद एक स्कूल में हूँ, तो सुबह सारी चीज़ें खुद से मैनेज करके जानी पड़ती है। उसके बाद स्कूल से आने के बाद मेरा स्टूडियो है, रिदम नाम से है, रिदम डांस इंस्टीट्यूट, तो वहाँ पे बच्चियों को कोशिश है, वहाँ पे भी मेरी कोशिश रहती है कि सब डिसिप्लिन वे में हो, सबके यूनिफॉर्म्स हैं, एक टाइम सेट है, यूनिफॉर्म है, क्योंकि उसमें फिर भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर वर्ग के लोग हैं, हर चीज़ के हर जगह से लोग आते हैं, तो ये मन में नहीं आना चाहिए कि उसमें कास्ट क्या है, उसमें आप किस वर्ग से आ रहे हो, क्या स्टैंडर्ड लेवल है आपका। इस धारणा को पहले हमको ख़त्म करना था सबसे पहले। तो मुझे नहीं समझ में उस समय आ रहा था, काफ़ी कम एज में टीचर का भी रूप बहुत कम एज में मिल चुका था मुझे, तो मुझे उस समय ये नहीं समझ में आ रहा था कि इसको कैसे, सबसे पहले दिमाग में भैया यूनिफॉर्म करो, कि बच्चों के मन में नहीं आना चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म का किया, तो तब समझ में आया कि नहीं, बच्चे एक प्रॉपर डिसिप्लिन वे में हो जा रहे हैं। शाम में होता है, फिर शाम में घर लौटती हूँ, उसके बाद फिर घर लौटने के बाद अगर कहीं प्रोग्राम का है, क्योंकि हमारे अभी पीएम मोदी आ रहे हैं, उसके भी कुछ प्रोग्राम्स के हमारे चल रहे हैं अभी, उसके भी कुछ, और उसमें भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम अपने बिहारी को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो हमारा अपना बिहारी कल्चर हम लोग दिखाने वाले हैं। उसकी प्रिपरेशन होती है, शाम में वहाँ प्रैक्टिस में जाना पड़ता है फोक डांस के उसमें। रात में आते हैं तो मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मतलब अचानक मेरे सामने कुछ ऐसा आया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाहर के हैं, और मैं हमेशा ही बोलती हूँ ऑफलाइन क्लासेस करो, ऑनलाइन नहीं करो। मुझे पता है मैं सामने वाले से चीट नहीं कर सकती हूँ, जब खुद आपको वो करना है एज ए टीचर तो नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हें बोला ऑफलाइन क्लासेस करो, पर नहीं, मुझे आपसे सीखना है, ऑनलाइन करना है। तो अभी का ये है, उड़ीसा, गुजरात, दार्जिलिंग, बेंगलोर, मेरठ के ऑनलाइन बच्चे हैं, मैं उनको सिखाती हूँ डांस। हमको लगता है अप्रॉक्स 10 बज जाता है, उसके बाद 11 बजे से मैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं, देखिए हर जगह आप चीज़ों को मूल्य के रूप में नहीं तोल सकते हैं। करेक्ट है। हर जगह आप नहीं चाहते, अगर आप समाज से कुछ ले रहे हो, मैंने भी बहुत समाज से कुछ लिया है, सबको ही वो है, तो आपको समाज को कुछ देना भी पड़ता है, और वो निस्वार्थ देना पड़ता है। तो रात में कुछ बच्चे ऐसे हैं, मेरे पास रिक्वेस्ट है कि गुरु माँ हमें पढ़ना है, और हमारे में क्या है ना कि सही बात है, थोड़ी चीज़ें कॉम्पैक्ट है बिहार में, थोड़ी चीज़ें हैं अभी और होनी बची हुई हैं। क्लासिकल अभी देखा जाए तो बहुत कम रूप में है, अभी और उसे बढ़ाना है। करेक्ट है। जिस समय बहुत हम छोटे थे तब लगता है कि क्लासिकल को ये बोला जाता ना, घूंघरू, अच्छा नाचती हो, हाँ, तो वो बहुत वियर्ड लगता था। हाँ, स्ट्राइक करता था। हाँ, करता था, बहुत अंदर से वो लगता था, घूंघरू पहनती हो, नाचती हो, तो ये साउंड बहुत वरीड आता था। धीरे धीरे मेंटेलिटियाँ चेंज हुई, तो अब वो बच्चे गुरु माँ पढ़ना है, हम कहा बेटा मेरा शेड्यूल ऐसा है 11 बजे तक, वो तो ठीक है गुरु माँ 11 बजे के बाद बैठते हैं, रात में 11 बजे के बाद बैठते हैं। तो फिर वही ऑनलाइन क्लास होती है, 11 बजे के बाद बच्चे बैठते हैं, बुक्स लेके बैठना पड़ता है, और मुझे अच्छा लगता है।
बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। आपकी जो साधना है बहुत सफल भी हो रही है, बड़ी उत्तम तरीके से आप कर भी रही हैं। विधि जी, हमें बहुत अच्छा लगा। समय थोड़ा कम है, मुझे लगता है बातचीत का सिलसिला अभी बहुत देर तक जारी रह सकता था, लेकिन समय की अपनी पाबंदियां हैं। तो आपका मैं शुक्रिया अदा करूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम में आई और इतनी अच्छी बातें हमारे दर्शकों तक पहुँचाई। बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों ने सीखी आपके ज़रिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, आज आपको बिहार में कुछ एक्टिंग सिखाते हैं, कुछ लेखन के बारे में भी बताते हैं, साथ ही साथ रंगमंच की बारीकियां भी दिखाते हैं। बिल्कुल, ये सामंजस्य कुछ ऐसा ही है। आज हमारे साथ जो यहाँ पर खास मेहमान मौजूद हैं, ये उनकी खूबी है। तो सबसे पहले हम आपको उनकी कला का प्रदर्शन करके दिखाते हैं एक वीडियो क्लिप के जरिए, फिर उनसे बातचीत करेंगे और तमाम बातें उनसे सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्लिप। घर की जंजीरें कितनी ज्यादा दिखाई पड़ती जब घर से कोई लड़की भागती। क्या उस रात की याद आ रही जो पुरानी फिल्मों में बार बार आती थी, जब घर से कोई लड़की भागती। और वो तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के, तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के, तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के। बारिश से घिरे हुए वो पत्थर के लैंप पोस्ट सिर्फ आंखों की बेचैनी दिखाने पर रोशनी, और वो तमाम गाने रजत पर्दों पर दीवानगी के, और वो तमाम गाने रजत पर्दों पर। बोलिए ना। नहीं था। तो ये कि आप सभी सुंदर सुंदर हसीनाएं इस हसीनाबाद में हैं। अरे तो ताक लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, ताक लेंगे कभी। देखिए, हमें अपने बच्चों की फिक्र है। हम उन्हें अपने जैसा नहीं होने देना चाहते। अरे बच्चा का काहे का फिक्र करती हैं आप? लड़का को तो सरकारी नौकरी पे लगवा देंगे हम। और गोलमी का क्या होगा? अरे गोलमी तो अभी 30 ही है, घर को तो बड़ी होगी। तो उसका ब्याह करा देंगे, एकदम धूमधाम से ब्याह कराएंगे। अब तो खुश हैं। हाँ, ब्याह करा दीजिएगा, लेकिन कहीं दूर, जहाँ ये सब धंधा ना होता, जहाँ वो शरीफों की बस्ती में रह सके, जहाँ वो इज्जत की जिंदगी जी सके। एकदम ऐसा ही होगा सुंदरी जी, एकदम ऐसा ही होगा। तो अभी आपने देखा कि कितनी ज़ोरदार ज़बरदस्त एक्टिंग है। बिल्कुल, और ये एक्टिंग किसने की है, चलिए आपकी सीधे मुलाकात करवाते हैं विवेक कुमार जी से, जो एक्टर है, रंगकर्मी है, लेखक भी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता जी, और बिहार के सभी दर्शकों को मैं विवेक कुमार हार्दिक रूप से विनम्र अपना नमस्कार प्रेषित करता हूँ, और दूरदर्शन की पूरी टीम को मैं धन्यवाद भी अर्पित करता हूं कि आपने मुझे यहां आने का मौका दिया और बिहार में शामिल होने का मौका दिया। विवेक जी, कला की दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में एक लंबा अनुभव आपका रहा है, जितना आपसे सीखा जाए उतना कम है। तो सबसे पहले शुरुआत में रंगमंच से करूंगी, क्योंकि वही मुझे लगता है आपका भी शुरुआती दौर जो रहा वो रंगमंच से रहा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, रंगमंच आपके लिए, आपके जीवन में क्या है? जी, रंगमंच के प्रति मेरा रुझान मेरे स्कूली दिनों से ही शुरू हो गया। मैं आपको बता दूं कि मेरी पढ़ाई लिखाई, स्कूली पढ़ाई, एकेडमिक जो शिक्षा होती है, नेतरहाट विद्यालय, जो तत्कालीन बिहार के बहुत ही प्रतिष्ठित विद्यालयों में उसकी गिनती होती थी, वर्तमान में ये झारखंड सरकार के अधीन है, और वहीं मेरी ये स्कूली पढ़ाई हुई। रंगमंच से मेरा वास्ता, रंगमंच के प्रति मेरा एक्सपोजर जो हुआ वहीं पे हुआ। हमारे विद्यालय में ग्रीष्मकालीन सत्र में और शीतकालीन सत्र में नाटकों का मंचन हुआ करता था। ग्रीष्मकालीन सत्र में हिंदी नाटक मंचित होते थे और शीतकालीन सत्र में अंग्रेजी नाटक होते थे। अच्छा। तो वहीं सबसे पहले नाटकों के प्रति मेरे मन में रुझान उत्पन्न हुआ। वहाँ नाट्य विधा के एक्सपर्ट टीचर्स भी थे, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। और उसके बाद पटना में जब मेरा आना हुआ तो 1999 से ही मैंने रंगमंचीय जीवन की शुरुआत कर दी। 1999 में मेरा पहला मंचित नाटक रहा भारती। शंकराचार्य और विदुषी भारती के जीवन पर आधारित ये नाटक था, तो उसमें मेरी एक छोटी सी भूमिका थी।
पटना की एक प्रतिष्ठित संस्था है प्रांगण, उसी के बैनर तले इस नाटक का मंचन हुआ और एक लंबे अरसे तक मैंने यहाँ प्रांगण से नाटक किया। प्रांगण के बाद निर्माण कला मंच, कला जागरण और रागा स्टूडियो जैसे अनेक संस्थाओं के साथ मिलकर मैंने नाटक किया और मुख्य रूप से मैं बतौर अभिनेता ही कार्य करता रहा। उसके बाद मेरा झुकाव लेखन के प्रति हुआ, तो मैंने कई कहानियों का नाट्य रूपांतरण किया, कुछ मूल नाटक भी मैंने लिखे। तो इस प्रकार ये रंगमंच की यात्रा चलती रही है। आपने कई फिल्मों में भी एक्टिंग की है। जी हाँ। कई नाटकों में भी किया है और हमने देखा है कि आपने लेखन के साथ साथ जो ये एक्टिंग को जो चुना है, इसको थोड़ा सा और समझेंगे, थोड़ा सा एक्टर के रूप में जो आपका अनुभव रहा है उसको भी साझा करिए हमारे साथ। जी बिल्कुल। रंगमंच में मैं मुख्य रूप से अभिनेता के रूप में ही काम कर रहा हूँ और कभी कभी जब पटना में कोई बाहर की टीम आती है, मीडिया हाउस, प्रोडक्शन हाउस आते हैं, तो हम अभिनेताओं का ऑडिशन लिया जाता है। उसमें शामिल होने के बाद हमारा चयन होता है, तो उसमें हमें भूमिकाएं मिलती हैं। तो वैसे ही अगर आप मीडिया की बात करें तो एक बहुत ही अच्छी फिल्म कुछ दिनों पहले बिहार में बनी थी, उसकी पूरी शूटिंग राजगीर नालंदा के आसपास हुई थी, जिसका नाम है भोर। ये महादलित समाज के जीवन पर आधारित ये फिल्म थी और इस फिल्म में महादलित समाज में जो सफाई के प्रति और बेसिक जो रहन सहन के स्तर को लेकर जो समस्या है उसके ऊपर ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म को बहुत सराहना मिली। यहाँ तक कि ये फिल्म टोरंटो फिल्म फेस्टिवल तक में भी गई और साथ ही बुसान फिल्म फेस्टिवल में भी इसका ये प्रदर्शन हुआ। तो उस फिल्म में काम करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। आपको बताता चलूँ कि मैंने दूरदर्शन के ही सीरियल बलचनमा में भी एक लंबी भूमिका की थी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा किरदार मेरा रहा और उसमें भी बहुत अच्छा अनुभव रहा जी। दूरदर्शन का वो बलचनमा धारावाहिक अभी भी कभी कभी प्रसारित होता है, तो उसे देखकर बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार ये रंगमंच और साथ में साथ ये कैमरा का अभिनय चलता रहा है। आपका लेखन भी बहुत खूबसूरत रहा है, जी। तो आपके जो पसंदीदा लेखन रहे हैं उनको भी साझा करिए दर्शकों के साथ। जी, अब तक मैंने करीब 10 से 12 नाटकों का लेखन किया है और उसमें मेरे सबसे प्रिय लेखक जो रहे हैं बाबा नागार्जुन रहे हैं। उनकी कहानियों को, उनके उपन्यासों पर मैंने कई नाटकों को रूपांतरित किया है। तो मैंने एक नाटक जो रूपांतरित किया था वो बाबा नागार्जुन का पहला हिंदी उपन्यास था, पारो। वो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक अल्पायु लड़की है, उसका विवाह उस समय की परिस्थितियाँ आप कल्पना कर सकती हैं कि 8 से 9 साल की उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी और 8 से 9 साल की लड़की की शादी मतलब 60 से 70 साल उम्र के बुजुर्ग के साथ उसकी शादी हो जाती है। किस प्रकार उसका यौन शोषण होता है गरीबी के कारण। तो वो एक बहुत ही मार्मिक उपन्यास रहा, उसको मैंने नाट्य रूपांतरित किया और उसका मंचन बहुत ही सफल रहा। लोगों से बहुत ही सराहना मिली। हमारे ये बिहार रंगमंच की बहुत ही सीनियर एक्ट्रेस हैं, बल्कि वो राष्ट्रीय रंगमंच की बहुत सीनियर एक्ट्रेस हैं, शारदा सिंह। उन्होंने उसका निर्देशन किया था, वो प्रस्तुति के बैनर के तले हुई थी। तो यदि आप मुझसे पूछेंगे कि मेरे द्वारा लिखित नाटकों में कौन मेरा पसंदीदा रहा है, तो मैं पारो के बारे में कहूँगा। पारो। और उसके बाद मैंने अभी हाल में ही रेणु की एक कहानी जो है नैना जोगिन भी एक ग्रामीण महिला के जीवन पे आधारित कहानी है, उसको मैंने नाट्य रूपांतरित किया। अच्छा। तो उसका भी मंचन काफ़ी सफल रहा और उसके नाट्य रूपांतरण की भी लोगों ने सराहना की है। आपने बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ उठाई। सबसे बड़ी बात जो मैंने महसूस की कि समाज का जो वो रूप है जो सबसे ज़्यादा आघात करता है हमारे दिल को, आपने उसको ही चुना। अब देखिए, एक्टिंग करना एक अलग बात है, पर एक्टिंग में गहराई लाना बहुत बड़ी बात है। तो कैसे ये गहराई आती है, एक एक्टर में वो खूबियाँ क्या क्या होती हैं? जी, आपको बता दूं कि मैं एक्टर इसलिए भी बनना चाहता हूं कि मैंने देखा है कि एक एक्टर जो है बाकी कलाकारों से इस मामले में अलग है कि एक एक्टर सिर्फ बॉडी उसकी वर्क नहीं करती है। जब वो परफॉर्म दे रहा होता है तो सिर्फ उसकी बॉडी वर्क नहीं करती है, उसकी माइंड, उसका हार्ट, वो सब मतलब एक साथ वो स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहा होता है, तो सब एक साथ मतलब कोलैबोरेट होकर वो काम करते हैं। यदि एक सिंगर गा रहा होता है तो उसे सिर्फ अपनी आवाज़ पे ध्यान देना होता है, वो अपनी आवाज़ से अपनी अदायगी प्रस्तुत करता है। एक डांसर जब डांस कर रहा होता है तो उसकी बॉडी वर्क करती है, उसको अपने वॉइस से कुछ लेना देना, उसके वॉइस से ऑडियंस को मतलब नहीं होता। लेकिन जब एक एक्टर एक्ट कर रहा होता है
तो उसकी पूरी बॉडी काम करती है। उसे अपने वॉइस पे भी ध्यान देना होता है, उसके अपनी बॉडी मूवमेंट पे भी ध्यान देना होता है, उसके माइंड भी उसी दौरान वो काम कर रहा होता है। तो मतलब आप कह सकते हैं कि एक्टिंग इस मामले में कला की अन्य विधाओं से इस मामले में अलग है, टफ है, मतलब टफ चैलेंजिंग ज़्यादा है। जी बिल्कुल। आपको पूरी बॉडी के साथ ऑडियंस के सामने प्रस्तुत होना पड़ता है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी। यदि आप मान लीजिए कि अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन आपकी उस लेवल पे नहीं है, यदि आपको किरदार मिल गया, किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का किरदार मिल गया या किसी डॉक्टर का या इंजीनियर का किरदार निभाने को मिल गया, तो आपको एजुकेशनल लेवल पे भी आपको तैयारी करनी होती है। ओके। तो इस मामले में एक्टिंग बाकी विधाओं से मैं मानता हूँ कि थोड़ा अलग भी है और थोड़ा मुश्किल भी है। बिल्कुल, ये स्किल सीखना इतना आसान नहीं है एक्टिंग की अगर हम बात करें। तो मैं आपसे सीखना चाहूँगी अपने तमाम दर्शकों के लिए कि ये कैसे डेवलप होता है, मतलब आप इतने सालों से कर रहे हैं, तो बेसिक क्या है इसका? सबसे बेसिक तो सबसे पहले है कि आपको अभी जो रंगमंच में है कि सबसे पहले आपको अपने वॉइस पे ध्यान देना होगा, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना होगा, अपनी बॉडी मूवमेंट पे ध्यान देना होगा। बेसिक ये सब एक्टिंग में आपको सीखना होगा। आपको ऑब्ज़र्व करने की आपकी स्किल होनी चाहिए। मैं जैसे कि यदि आपको देख रहा हूँ और मुझे यदि कहा जाए कि आप इनकी तरह बात करें, तो सबसे पहले मुझे आपको ऑब्ज़र्व करना होगा। करेक्ट है। किस तरह से आप बात करती हैं, किस तरह से आप बोल रही हैं, क्या आपकी भाव भंगिमाएँ हैं। तो ऑब्जर्वेशन जो मैं मानता हूँ कि एक्टिंग की सबसे बुनियादी चीज़ है। आपको एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। राइटर होने के लिए एक बहुत अच्छा आपको रीडर होना चाहिए। सिंगर होने के लिए एक बहुत अच्छा आपको लिसनर होना चाहिए। उसी तरह एक एक्टर होने के लिए आपको बहुत अच्छा व्यूअर होना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ कि ऑब्जर्वेशन, व्यूइंग, ये बेसिक चीज़ है। विवेक जी, समय बहुत कम है हमारे पास, लेकिन हम चाहते हैं इस टाइम को बड़े क्वालिटी वे में, जैसे आपने अभी तक बातें बताई, थोड़ा सा पॉइंटर में अगर आप फटाफट बता दें हमारे दर्शकों को कि रूटीन कैसा रखना चाहिए एक्टिंग की दुनिया में आने के लिए, आपको कितना स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने जीवन में, और फिर आप वो स्किल कैसे सीख सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपको पढ़ने की आदत डालनी होगी। कम से कम आप रोज़ एक कहानी पढ़ें, एक अच्छी मूवी देखें। यदि आप रेडियो सुनना चाहते हैं, मैंने रेडियो में भी बहुत लंबा काम किया है, ऑल इंडिया रेडियो से मैं भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट, अप्रूव्ड आर्टिस्ट हूँ। तो आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए आप ऑडियो सुने, किसी भी अच्छे एक्टर की स्पीच सुने, तो स्पीच पे आपको ध्यान देनी होगी, बॉडी फिटनेस पे आपको ध्यान देना होगा। तो ये सब बुनियादी चीज़ें हैं कि आपको अपने रूटीन में शामिल करना होगा। और फिर अगेन मैं दोहराना चाहूँगा कि आपको ऑब्जर्व करना होगा। यदि आप रोड पे भी चल रहे हैं तो रोड पे आप ऑब्जर्व करते चले। बिल्कुल। हर आदमी की भाव भंगिमा अलग होती है, हर आदमी की चाल ढाल अलग होती है, तो ऑब्जर्वर आपको होना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा विवेक जी आपने कि जो बेस्ट ऑब्जर्वर है वही बेस्ट एक्टर भी बन सकता है। चलिए विवेक जी, समय कम है और हमारी भी पाबंदियां हैं, लेकिन हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अपने बेहद कम समय में, कहते हैं ना, गागर में सागर आपने भर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया, और दूरदर्शन की पूरी टीम को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दर्शकों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको हाइलाइट्स जल्दी से मैं बता देती हूँ कि बिहार बिहान के बाद आप क्या कार्यक्रम डीडी बिहार पर देख पाएंगे। देखिए, आप डीडी बिहार पर न्यू इंडिया कार्यक्रम बिहार बिहान के तुरंत बाद देख पाएंगे। 9:30 बजे कार्यक्रम माटी की गूंज रहेगा और 12 बजे कार्यक्रम खुला आकाश आप देख पाएंगे और 1:30 बजे आप खान पान जो है कार्यक्रम देख पाएंगे, जिसमें तमाम डिशेज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। ये तो झलकियाँ हुई, अब आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए, क्योंकि तमाम बातें आप हमसे शेयर ज़रूर करना चाहते होंगे। तो जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए या फिर पेन उठाइए और हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना, पिन कोड 8000001। मेल भी कर सकते हैं आप हमें director@gmail.com पर। तो हमारे दर्शकों ने जो है पता तो नोट कर लिया है, हमें ज़रूर अपनी बातें लिखिए और हम तक पहुंचाइए। फिलहाल वक्त हो गया है आप सबसे विदा लेने। नमस्कार।